जरा एक पल के लिए कल्पना करते हैं। दिन भर का काम खत्म हो चुका है, बाहर अंधेरा छाने लगा है और फाइनली बिस्तर पर लेटने का समय आ गया है। शरीर पूरी तरह से टूट चुका है और दिमाग भी थक चुका होता है। मतलब आज दिन भर में शायद दसियों बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड की गईं, अनगिनत ईमेल्स के जवाब दिए, स्लैक या व्हाट्सएप पर मैसेजेस का तो एक पूरा सैलाब था जिसे लगातार संभाला गया। हाँ, वो जो लगातार पिंग पिंग होता रहता है। एग्जैक्टली। ऑफिस में हर कोई कुछ ना कुछ मांग रहा था और हर छोटी बड़ी चीज पर ना वो अर्जेंट का टैग लगा हुआ था। लेकिन जब आंखें बंद करने का समय आता है तो अचानक मन में एक बहुत ही अजीब और चुभने वाला ख्याल आता है कि आज हासिल क्या किया। हाँ, आज दिन भर इतनी भयानक भागदौड़ करने के बाद भी असल में हुआ क्या। राइट। ऐसा लगता है कि पूरे दिन का काम बस एक छलावा था, कोई भी ठोस प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा, कोई भी महत्वपूर्ण काम पूरा ही नहीं हुआ। और मैं सोची थी ये जो मानसिक थकान और अधूरेपन का गहरा एहसास है ना, ये आज के वर्कप्लेस की सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी बन चुका है। लोग मशीनों की तरह लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी कहीं नहीं है। सही बात है। और इस स्थिति को अगर हम करीब से देखें तो सबसे डरावनी बात यह है कि ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है। हाँ, ज्ञान आधारित उद्योगों में, मतलब जो नॉलेज इंडस्ट्रीज हैं, उनमें काम करने वाले लगभग हर प्रोफेशनल की ये रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। हम ना एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जहां बिजी दिखने को ही प्रोडक्टिव होना मान लिया गया है। तो बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, औद्योगिक क्रांति के दौर में अगर कोई मजदूर मशीन पर लगातार काम कर रहा है तो उसका मतलब था कि वो उत्पादन कर रहा है। लेकिन आज के नॉलेज वर्क में अगर कोई इंसान दिन भर कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा है या सिर्फ मीटिंग्स में बोल रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कोई असली वैल्यू पैदा कर रहा है। बहुत गहरी बात है ये। और इसी समस्या को गहराई से समझने के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार है रॉब क्रॉस की बेहद प्रभावशाली ऑडियो बुक बियॉन्ड कोलैबोरेशन ओवरलोड। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और इसी सोर्स के जरिए हम आज इस मानसिक और प्रोफेशनल चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम उस भ्रम को तोड़ें जो कहता है कि हर चीज में शामिल होना, हर मीटिंग में बैठना और हर समय उपलब्ध रहना ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल, जिसे हम कोलैबोरेशन ओवरलोड कहते हैं। राइट। और हमें ये समझना है कि कैसे ये तथाकथित कोलैबोरेशन प्रगति को तेज करने के बजाय धीमा कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि इस ओवरलोड के मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल पहलू। हाँ, मतलब इंसान हर मैसेज का तुरंत जवाब क्यों देने लगता है, वो हर रिक्वेस्ट को मान क्यों लेता है। ऐसा लगता है कि लोग कुछ नया क्रिएट करने के बजाय सिर्फ रिएक्ट करने के एक अंतहीन लूप में फंस गए हैं। ये आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। ये जो क्रिएट और रिएक्ट का लूप है ना, ये पूरी तरह से हमारे न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर आधारित है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमकता है तो दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। अरे हाँ, वो सोशल मीडिया लाइक्स जैसा। एग्जैक्टली। एक ईमेल का जवाब देना या किसी को चैट पर सिर्फ थम्स अप भेजना एक माइक्रो टास्क है। ये तुरंत पूरा हो जाता है और दिमाग को लगता है कि वाह, मैंने कुछ काम निपटा लिया। मतलब एक झूठी संतुष्टि मिल जाती है तुरंत। बिल्कुल, ये बहुत आसान है। इसके विपरीत अगर आप देखें, एक नई रणनीति बनाना या किसी जटिल डेटा का विश्लेषण करना, जो सच में असली क्रिएटिव काम है, वो बहुत मुश्किल होता है। और उसमें तुरंत कोई डोपामाइन भी नहीं मिलता। राइट, उसमें समय लगता है। इसलिए इंसान का दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। रॉब क्रॉस बताते हैं कि यही वजह है कि व्यस्त लोग हमेशा काम करते हुए दिखना चाहते हैं, लेकिन जो सच में प्रोडक्टिव लोग हैं वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। सही काम करना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और यहां सबसे बड़ी समस्या है ध्यान भटकने की भारी कीमत। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है और इंसान अपना काम छोड़कर उसे देखने लगता है तो क्या होता है, वापस उसी डीप फोकस की अवस्था में आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट? बाप रे, ये आंकड़ा तो बहुत चौंकाने वाला है। बिल्कुल। मैं इसे एक और तरीके से सोच रही थी। अगर हम इसे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स के जरिए समझे। अच्छा, कैसे? लेकिन बैकग्राउंड में 20 अलग-अलग ऐप्स चल रहे हैं। हाँ, कोई लोकेशन ले रहा है, कोई डेटा सिंक कर रहा है। एग्जैक्टली।
कोई अपडेट डाउनलोड कर रहा है। भले ही मुख्य रूप से आप उन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड ऐप्स फ़ोन के प्रोसेसर को धीमा कर रहे हैं और बैटरी को बहुत तेज़ी से सोख रहे हैं। तो क्या हमारे दिमाग की ऊर्जा के साथ भी ठीक ऐसा ही नहीं हो रहा है, जब हम हर जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान बांटते हैं? अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है। ये जो आपने बैटरी ड्रेन की बात की ना, मनोविज्ञान में इसे अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष कहा जाता है। अटेंशन रेजिड्यू, अच्छा। हाँ, होता क्या है कि जब कोई इंसान एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिख रहा होता है और बीच में सिर्फ 1 सेकंड के लिए व्हाट्सएप चेक करता है, तो उसे लगता है कि उसने तुरंत अपना ध्यान वापस रिपोर्ट पर लगा लिया। हाँ, हम सबको ये लगता है कि बस एक मैसेज ही तो देखा है। हाँ, एक्चुअली यही वो रेजिड्यू है। जब दिमाग में ये चलता रहता है कि अरे मुझे उस ईमेल का जवाब भी देना है या उस मीटिंग में क्या बोलना है, तो आपकी संज्ञानात्मक क्षमता पूरी तरह बढ़ जाती है। और इसीलिए वापस फोकस करने में 15-20 मिनट लगते हैं। बिल्कुल। अगर दिन में 10 बार भी ध्यान भटकता है, तो सोचिए इंसान ने अपने दिन के 2 से 3 घंटे तो सिर्फ वापस फोकस करने की कोशिश में ही बर्बाद कर दिए। इसका अंतिम परिणाम होता है भयंकर मानसिक थकान और बर्नआउट। यार, ये नजरिया तो पूरी स्थिति को पलट देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम शैलो वर्क में इतने डूब गए हैं कि डीप वर्क के लिए हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती। शैलो वर्क और डीप वर्क, ये दोनों बहुत अलग हैं। हाँ, शैलो वर्क मतलब छोटे मोटे टास्क, अपडेट्स देना, ईमेल्स भेजना, ये सब इंसान को बिजी तो रखता है, लेकिन असल ग्रोथ में इसका योगदान 0 के बराबर होता है। बिल्कुल 0। तो जब ये इतना स्पष्ट है कि ध्यान भटकना इतना हानिकारक है, तो सवाल ये उठता है कि इस शोर को हम फिल्टर कैसे करें? क्योंकि दफ्तरों में तो हर काम को अर्जेंट का लेबल लगाकर ही भेजा जाता है ना। हाँ, हर किसी का काम दुनिया का सबसे जरूरी काम होता है। एग्जैक्टली। सोर्स में 80-20 के नियम का यानी पैरेटो सिद्धांत का जिक्र है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे इस शोर के बीच लागू कैसे किया जाए? देखिए, पैरेटो सिद्धांत को समझना बहुत आसान है, लेकिन लागू करना उतना ही मुश्किल। ये नियम कहता है कि आपके 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। राइट। यानी दिन भर में जो 100 ईमेल्स भेजे जा रहे हैं या जो 8 मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें से केवल 20% ही ऐसे हैं जो सच में आपके किसी लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ 20%? हाँ, असली समझदारी ये पहचानने में है कि वो हाई वैल्यू वर्क कौन सा है। रॉब क्रॉस का जो शोध है वो बताता है कि लोगों को सबसे पहले अपने काम का एक ऑडिट करना चाहिए। मतलब ट्रैक करना चाहिए कि समय जा कहाँ रहा है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान सिर्फ 1 हफ्ते तक ये ट्रैक करे कि उसने अपना समय कहाँ बिताया, तो वो हैरान रह जाएगा। उसे पता चलेगा कि उसके जो सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें दिन का बमुश्किल 10% समय मिल रहा है। ओह, ये तो बहुत डरावना है ना? जब इस 20% हाई वैल्यू काम की पहचान हो जाती है, तो बाकी के 80% लो वैल्यू वर्क के लिए आपको सख्त सीमाएं तय करनी पड़ती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी अड़चन आती है। कैसी अड़चन? सोर्स में लिखा है कि जब भी हम किसी और के काम के लिए या किसी अनावश्यक मीटिंग के लिए हाँ कहते हैं, तो असल में उसी वक्त हम अपने खुद के महत्वपूर्ण लक्ष्यों और डीप वर्क को ना कह रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत पर बात करें, एक हाई प्रेशर कॉर्पोरेट माहौल में जहां पदानुक्रम या हायरार्की बहुत मायने रखती है, अगर मैं अपने मैनेजर या किसी सीनियर को सीधे ये कह दूं कि मेरे पास समय नहीं है, तो वो तो मुझे असहयोगी मान लेंगे ना। हाँ, लोग सोचेंगे कि आप एरोगेंट हैं या टीम प्लेयर नहीं है। एग्जैक्टली। नौकरी या प्रमोशन तक खतरे में पड़ सकता है। क्या रॉब क्रॉस इस पावर डायनेमिक्स को संबोधित करते हैं? हर कोई अपनी मर्जी से बस ना थोड़ी कह सकता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और जरूरी चुनौती है जो आपने उठाई। रॉब क्रॉस ये बिल्कुल नहीं कहते कि इंसान को एक विद्रोही बनकर अपने बॉस के हर काम को सीधे मुंह पर ना कह देना है। तो फिर क्या करना चाहिए? वो ना कहने की कला को एक रणनीतिक टूल के रूप में पेश करते हैं। इसे निगोशिएशन ऑफ प्रायोरिटीज कहा जाता है। प्राथमिकताओं पर बातचीत। हाँ, जब कोई मैनेजर कोई नया और अर्जेंट काम लेकर आता है, तो एक पेशेवर व्यक्ति सीधे ना कहने के बजाय ट्रेड ऑफ को सामने रखता है। उसे विजिबल बनाता है। ट्रेड ऑफ विजिबल बनाना, कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने कुछ काम दिया, आप कह सकते हैं मैं इस नई रिपोर्ट पर आज ही काम शुरू कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि जो क्लाइंट प्रेजेंटेशन कल जाना था वो परसों तक खिसक जाएगा। तो क्या हम इस बदलाव के साथ आगे बढ़ें? अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? ये तरीका मैनेजर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि असल में प्राथमिकता क्या है।
इससे आप घमंडी या असहयोगी भी नहीं लगते, बल्कि आप एक मैच्योर प्रोफेशनल दिखते हैं जो काम की क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहता। बिल्कुल, ये तो बहुत शक्तिशाली रणनीति है। ये जिम्मेदारी वापस उसी व्यक्ति पर डाल देती है जो काम सौंप रहा है। एग्जैक्टली। मतलब ये बाउंड्रीज तय करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई टकराव या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन ये तो हुई उन कामों की बात जो दूसरों द्वारा थोपे जाते हैं। राइट। उन कामों का क्या जो इंसान खुद अपने ऊपर लाद लेता है, जैसे कि नेटवर्किंग। अक्सर दफ्तरों में ऐसा माना जाता है कि जितने ज्यादा लोगों से जुड़ा जाए करियर के लिए उतना ही अच्छा है। हाँ, एक बहुत बड़ा मिथक है ये। लेकिन सोर्स तो इसके बिल्कुल विपरीत बात करता है। नेटवर्किंग के मामले में हम सच में एक भयंकर गलतफहमी के शिकार हैं। बियॉन्ड कोलैबोरेशन ओवरलोड ये साबित करता है कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बड़ी होती है। मतलब ज्यादा कनेक्शंस होना हमेशा अच्छा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक इंसान के पास सोशल मीडिया या लिंक्डइन पर 500 रैंडम संपर्क हो सकते हैं, लेकिन जब कोई वास्तविक संकट आता है या किसी गंभीर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो वो 500 लोग किसी काम नहीं आते। सही बात है, भीड़ में कोई साथ नहीं देता। शोध बताता है कि जो लोग अपने करियर में सबसे ज्यादा संतुष्ट और सफल होते हैं उनका नेटवर्क बहुत छोटा लेकिन गहरा होता है। उनके पास सिर्फ 5 या 6 ऐसे मजबूत कनेक्शंस होते हैं जो वास्तव में उन्हें समझते हैं और उनके काम की कद्र करते हैं। और मुझे लगता है कि इन रिश्तों को बनाने में बहुत समय और ऊर्जा लगती होगी। बहुत ज्यादा। और ये एक तरफा नहीं होता, ये सामने वाले को वैल्यू देने और आपसी विश्वास कायम करने पर आधारित है। और शायद इसी क्वांटिटी या संख्या के पीछे भागने की जो आदत है ना, उसमें मीटिंग्स को आज के दफ्तरों का सबसे बड़ा विलेन बना दिया है। अरे मीटिंग्स का तो पूछे ही मत। ऐसा लगता है जैसे हर छोटी बड़ी समस्या का बस एक ही डिफॉल्ट समाधान बन गया है। चलो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे बस एक कैलेंडर इनवाइट भेज दो। एग्जैक्टली। और यहाँ एक चीज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत सही कहा आपने। कई लोग उन मीटिंग्स में भी जाके बैठते हैं जहां उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई महत्वपूर्ण फैसला उनके बिना न ले लिया जाए। या फिर उन्हें ये डर होता है कि लोगों को ये न लगे कि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। राइट। ये तो एक सामूहिक बीमारी जैसी हो गई है कॉर्पोरेट दुनिया में। और इस सामूहिक बीमारी का एक बहुत ही पक्का इलाज है। रॉब क्रॉस इसे कहते हैं मीटिंग ऑडिट। मीटिंग ऑडिट, ये कैसे किया जाता है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा है। किसी भी इंसान को अपने पिछले 1 महीने के कैलेंडर को देखना चाहिए और अपनी हर मीटिंग को 3 कठोर पैमानों पर तौलना चाहिए। कौन सी 3 पैमाने? पहला, क्या इस मीटिंग में उसका होना सच में अनिवार्य था? ये वो सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर बैठा था। अच्छा, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट था या नहीं? राइट। दूसरा, क्या उस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो बिना मीटिंग के सिर्फ एक अच्छी तरह से लिखे गए ईमेल या शेयर डॉक्यूमेंट से पूरा हो सकता था? हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। दिस मीटिंग कुड हैव बीन एन ईमेल। एग्जैक्टली। और तीसरा पैमाना है, क्या उस मीटिंग का कोई स्पष्ट एजेंडा या ठोस आउटकम था? आपको जानकर हैरानी होगी कि शोध में ये सामने आया है कि इस तरह के ऑडिट के बाद औसतन 30 से 40% मीटिंग्स सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी साबित होती हैं। 30 से 40%? मतलब हफ्ते के 10-15 घंटे तो ऐसी बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल। रॉब क्रॉस का सीधा सा नियम है, सिर्फ सूचना साझा करने के लिए कभी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। वो लिखित में हो सकती है। मीटिंग केवल निर्णय लेने या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए होनी चाहिए। मीटिंग ऑडिट की बात करते हुए मुझे सोर्स में दिए गए उस प्रोफेशनल के रियल लाइफ उदाहरण की याद आ रही है। हाँ, वो टेक एग्जीक्यूटिव वाली केस स्टडी। राइट। वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। उस व्यक्ति ने, जो एक बड़ी टेक कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर था, जब उसने महसूस किया कि वो काम के बोझ से पूरी तरह दब रहा है और उसका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है, तो उसने सिर्फ एक मीटिंग ऑडिट से शुरुआत की। और उसने बहुत कठोर कदम उठाए थे। बिल्कुल। उसने जानबूझकर अपनी मीटिंग्स को 40% कम कर दिया। उसने उन सभी स्टेटस अपडेट मीटिंग से खुद को पूरी तरह हटा लिया जहां उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि कंपनी डूब गई या उसे निकाल दिया गया। इसके विपरीत उसके पास डीप वर्क के लिए इतना समय बच गया कि उसकी टीम का आउटपुट और काम की क्वालिटी पहले से कई गुना बेहतर हो गई। ये उदाहरण
कम लेकिन बेहतर यानी लेस बट बेटर की रणनीति का एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जब आप बाहरी रुकावटों को, जैसे इन मीटिंग्स को, इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, तो उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है अपने खुद के व्यक्तिगत काम करने के तरीके को सुधारने की। मतलब अपना खुद का सिस्टम बनाना। राइट। और यहाँ सोर्स एक बहुत ही गहरे वैचारिक बदलाव की मांग करता है। वो कहते हैं कि हमें समय को मैनेज करना बंद करना होगा और अपने ध्यान यानी अपनी अटेंशन को मैनेज करना शुरू करना होगा। अटेंशन को मैनेज करना, ये थोड़ा अलग नजरिया है। क्योंकि देखिए, समय तो एक स्थिर संसाधन है ना। दुनिया के सबसे सफल इंसान और एक आम इंसान दोनों के पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन जो ध्यान है वो परिवर्तनशील है, उसकी क्वालिटी घटती बढ़ती रहती है। और मुझे लगता है कि टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक इसी ध्यान को सुरक्षित करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। बिल्कुल सही। दिन में 1 से 2 घंटे का एक ऐसा ब्लॉक रखना जहां इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाए। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क। हाँ, वो अनइंटरप्टेड फोकस बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती है यार। लोग सोचते हैं कि वे ये डीप वर्क तब करेंगे जब उनके अंदर मोटिवेशन होगा। अरे मोटिवेशन तो बहुत बड़ा धोखा है। एग्जैक्टली। मैं सोच रही थी, क्या मोटिवेशन इंसान के शरीर में एक शुगर रश की तरह काम नहीं करता? शुगर रश मतलब जैसे आपने कुछ मीठा खाया, अचानक से शरीर में ऊर्जा का एक तूफान आया, अब बहुत एक्साइटेड हुए, लेकिन महज 30 मिनट बाद वो ऊर्जा पूरी तरह क्रैश हो जाती है और आप पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। अरे वाह। इसके विपरीत एक सिस्टम जो होता है वो एक संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट की तरह है। ये शायद शुरुआत में उतना रोमांचक ना लगे, लेकिन ये आपको बिना थके लगातार लंबे समय तक ऊर्जा देता रहता है। यार, ये तुलना आपने बहुत ही शानदार की है। ये मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती है कि हम हमेशा मूड पर निर्भर रहते हैं। एग्जैक्टली। मोटिवेशन पूरी तरह से हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है, और भावनाएं तो मौसम की तरह बदलती हैं। अगर कोई इंसान काम करने के लिए प्रेरित महसूस करने का इंतजार कर रहा है तो वो कभी कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सफल प्रोफेशनल लोग अपने काम को अपनी भावनाओं या रैंडम इच्छाओं के भरोसे नहीं छोड़ते। वे एक पक्का सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम बनाने का असली मतलब है डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान को जड़ से खत्म करना। डिसीजन फटीग। हाँ, जब कोई व्यक्ति रोज सुबह उठता है और ये सोचने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है कि आज मुझे कौन सा काम पहले करना चाहिए, तो वो अपनी मानसिक बैटरी का 10% हिस्सा तो ऐसे ही बर्बाद कर देता है। बाप रे, ये तो सच में होता है। हम आधा दिन तो यही प्लान करने में निकाल देते हैं कि शुरू कहाँ से करें। राइट। तो इस डिसीजन फटीग से बचने का सिस्टम क्या है? मैंने पढ़ा था सोर्स में MITs यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क का जिक्र किया गया है। ये MITs का सिस्टम कैसे काम करता है? ये सिस्टम बहुत ही सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसका नियम है कि रोज रात को अपना काम खत्म करने से पहले अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम तय कर लेना। सिर्फ 3 काम? हाँ, सिर्फ टॉप 3 काम। हाँ। लेकिन यह वो काम होने चाहिए जो वास्तव में सुई को आगे बढ़ाते हो, जो आपके गोल्स के लिए सच में मायने रखते हो। समझ गए। इससे होता यह है कि जब अगली सुबह आप काम शुरू करते हैं तो दिमाग में कोई असमंजस नहीं होता। आपका सिस्टम पहले ही तय कर चुका है कि आज ऊर्जा कहाँ लगानी है, तो आप सीधे आकर अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल। व्यक्ति सीधे अपने डीप वर्क ब्लॉक में जाता है और सबसे पहले उन MITs को खत्म करता है। इसके बाद चाहे दिन भर कितनी भी अप्रत्याशित मीटिंग्स आ जाएं या ईमेल्स की बाढ़ आ जाए, उस दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम तो पहले ही हो चुका होता है। ये तो बहुत ही सुकून देने वाली बात है। और इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखने के लिए रॉब क्रॉस एक और चीज की सलाह देते हैं, साप्ताहिक रीसेट या वीकली रिव्यू। वीकली रिव्यू, इसमें क्या करना होता है? हर हफ्ते के अंत में, मान लीजिए शुक्रवार की शाम को, सिर्फ 30 मिनट का आत्मनिरीक्षण करना। ये देखना कि इस हफ्ते कौन से अनावश्यक कामों में मेरा समय बर्बाद हुआ, कहाँ मैंने ना कहने में चूक की, और अगले हफ्ते के लिए मुझे क्या सुधार करने हैं। मतलब एक तरह से अपने पूरे हफ्ते का ऑडिट करना। एग्जैक्टली। ये साप्ताहिक रीसेट है वो टूल है जो इंसान को वापस उस कोलैबोरेशन ओवरलोड के दलदल में गिरने से बचाता है। यार, ये पूरी चर्चा उन लोगों के लिए सच में एक लाइफलाइन की तरह है जो काम के बोझ तले पूरी तरह दब गए हैं, लेकिन जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। बिल्कुल। तो अगर हम रॉब क्रॉस के इस बियॉन्ड कोलैबोरेशन ओवरलोड से मिले ज्ञान को एक बहुत ही संक्षिप्त और लागू करने योग्य 5 स्टेप एक्शन प्लान में समेटें,
तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। हाँ, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला कदम, रोज रात को अगले दिन के टॉप 3 काम यानी MITs तय करना, ताकि सुबह की ताज़ा ऊर्जा बस निर्णय लेने में बर्बाद ना हो। राइट। दूसरा कदम, अपने दिन में 1 से 2 घंटे डीप वर्क के लिए ब्लॉक करना, जहां हर तरह का नोटिफिकेशन और बाहरी संपर्क पूरी तरह से बंद हो। बिल्कुल सही। तीसरा कदम, अपनी प्राथमिकताओं पर नेगोशिएट करना सीखना। सीधे ना कहने के बजाय नए काम को स्वीकार करने की कीमत यानी उसके ट्रेड ऑफ को स्पष्ट रूप से सामने रखना। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। चौथा कदम, अपने कैलेंडर का एक निर्मम मीटिंग ऑडिट करना, उन सभी मीटिंग्स को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना जहां आपकी उपस्थिति केवल एक औपचारिकता है। और आखिरी 5वां कदम, हर हफ्ते 30 मिनट का आत्मनिरीक्षण या वीकली रिव्यू करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम करने का ये नया सिस्टम बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। बहुत बढ़िया समरी दी आपने। और मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरे ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि हमारी जो ये व्यस्तता है, जो बस बिजी रहने की आदत है, वो कोई बैज ऑफ ऑनर या सम्मान का प्रतीक नहीं है। राइट, बिजी होना कोई मेडल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये अक्सर दिशाहीनता की निशानी होती है। कोलैबोरेशन ओवरलोड से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है इंटेंशनल वर्क या उद्देश्यपूर्ण काम करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर उस चीज पर सवाल उठाना जिसे पहले हमने सामान्य मान लिया था। ये जानबूझकर चुनना है कि अपनी संज्ञानात्मक ऊर्जा को हमें कहाँ निवेश करना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मानसिक शांति ना केवल इसी नियंत्रण से आ सकती है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस चर्चा के बाद मुझे लगता है कि हमें वापस उसी दृश्य पर विचार करना चाहिए जिससे हमने आज शुरुआत की थी। वो बिस्तर पर लेटकर सोचने वाला दृश्य। हाँ, दिन भर के काम के बाद रात को बिस्तर पर लेटना। लेकिन इस बार उस खोखली और चिड़चिड़ी थकान के बजाय शरीर में एक गहरी संतुष्टि का एहसास है। एक अलग ही सुकून, एक शांति है कि आज जो भी काम किया गया उसने वास्तव में कुछ निर्माण किया, कुछ ठोस हासिल किया। और आज की इस विस्तृत मास्टर क्लास को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरे विचार को सामने रखना जरूरी है, जो शायद इस पूरी बातचीत के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। बिल्कुल, बताइए। जरा कल्पना कीजिए कि आज की इस भागदौड़ भरी 24 घंटे कनेक्टिव रहने वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपनी व्यस्तता का बस दिखावा कर रहा है, क्या असली स्टेटस सिंबल ये नहीं है कि किसी का कैलेंडर मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट से कितना खचाखच भरा हुआ है, बल्कि असली ताकत और असली स्टेटस सिंबल ये है कि किसी का कैलेंडर कितना खाली है, कितना शांत है और उस इंसान के अपने नियंत्रण में है। सच में विचार करने योग्य बात है।